हेलो ऑल, वेलकम टू होप लर्न। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें आई, टीएमसी को कितनी सीटें आई। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग सबको पता होगा कि टीएमसी जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। काफ़ी भारी सीटों से यहाँ पे उन्होंने इस असेंबली इलेक्शंस को जीता है। और बीजेपी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, दो वो जो क्लेम कर रही थी कि 200 सीट से ज़्यादा लेके आएगी वो लेके नहीं आई है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होगा, बट मेजरली हम लोग इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे जो भी वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद और अब तक। इस दौरान वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, मतलब कि जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई तो वो सरकार में कैसा आई, उन्होंने ऐसा कौन सा 3 प्रोटेस्ट किया जो वो पावर में आ गई, सत्ता में आ गई। और उसके ठीक पहले कैसे सीपीआई ने, विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी, उन्होंने 34 साल तक कैसे रूल किया और वो फिर सत्ता में कैसे आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के 1977 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल रहा। दो बार प्रेसिडेंट रूल इस बीच इम्पोज हुआ, लेकिन बाद में 1977 में सीपीआई की पार्टी सरकार आई और उन्हें लगभग 34 ईयर्स तक रूल किया। और बाद में फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, उन्होंने फिर 2 टर्म तक रूल किया और फिर से भी 2021 में ममता बनर्जी की सरकार जो है यहाँ पे इस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन को जीती है। दो वो नंदीग्राम सीट से हार गई हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो टीएमसी पार्टी है काफ़ी ज़्यादा सीटों से इस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन को जीती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शॉर्ट वीडियो में मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में इस पूरे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को समझा सकूं। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है रितेश कुमार। नाउ वी ऑल नो दैट ममता बनर्जी इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सी इज फ्रॉम टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल्सो कॉल्ड AITC, मतलब कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, विच केम इन टू पावर इन 2011 आफ्टर लॉन्ग 34 years rule from CPI, that is Communist Party of India, based out of Marxist philosophy named after Karl Marx। तो अगर शॉर्ट में समझें तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये लगभग सिमिलर है, बट दे आर कैटेगराइज अंडर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। आइए हम लोग एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को पहले समझते हैं। देखिए ये है सेंटर, मीन्स यहाँ की जो विचारधारा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कि सेंटर पे है। और ठीक इसके हम लोग कहेंगे इसे सेंटर राइट। ये वाला पॉइंट आपका हो गया सेंटर राइट और ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर लेफ्ट। ठीक है, तो सेंटर के लेफ्ट की तरफ हो गया ये सेंटर लेफ्ट और सेंटर से राइट की तरफ हो गया ये सेंटर राइट। और अगर सेंटर राइट से ठीक और हम लोग आगे जाएंगे तो ये हो गया फार राइट। और अगर सेंटर लेफ्ट से अगर हम लोग लेफ्ट की ओर जाएंगे तो ये हो गया फार लेफ्ट। और फिर इससे भी अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे हो गया टोटलिटेरियन का। जो आपको नॉर्थ कोरिया में जो गवर्नमेंट दिखती है तानाशाह वाली सरकार, वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और अगर फार राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे आज आपका आ जाएगा फैसिज्म। इनके आइडियोलॉजी समाज में पिछड़े लोगों को एक साथ आगे लाना है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट को करना है, सेंट्रल प्लानिंग करना है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, इकोनॉमीज़ के अंदर। और अगर बिल्कुल शॉर्ट भाषा में समझें तो एवरीवन विल बी गारंटीड बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, बट देयर इज नो गारंटी फॉर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। So this ideology generally appeals greater to younger generation and this produces insufficient economies। और जो राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है उनके अंदर है कि वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूज़ करके खुद ब खुद ग्रो कर सको। मतलब कि अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड और कंट्रीब्यूट, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आप देखोगे कि ऐसे कंट्रीज़ जो लेफ्ट के आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं वो कुछ समय तक तो ठीक जाते हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिक्स, मतलब कि उनके आइडियोलॉजीज़ का। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मासेस को अपील करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए ये अक्सर अपने आइडियोलॉजी को मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे जो सेंटर लेफ्ट पार्टी है ये है कांग्रेस, और इनकी जो विचारधारा है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ है। बट ये समटाइम्स लोगों को अपील करने के लिए, मासेस को अपील करने के लिए ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल LPG पॉलिसी आपको याद होगा 1991 में जब आया था, मतलब कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक तरफ से तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते हैं, ग्रोथ नहीं चाहते हैं, और दूसरी ओर ये पॉलिसी फिर ये लेकर के आते हैं। उसी तरह आपको पता होगा कि शिवसेना और कांग्रेस में जो महाराष्ट्र में अभी हाल में जो गठबंधन है, जो अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ भी देखेंगे कि आप कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का यहाँ पे मिक्स एंड मैचअप है। उसी तरह जो बीजेपी है वो सेंटर राइट पार्टी है, पर वो भी बहुत ही सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करती हैं। तो होप आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज एंड देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस।
आप वीडियो को पॉज करके लेफ्ट विंग, सेंटर और राइट विंग के डिफरेंसेस को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल डीप में नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल सरल भाषा में इस पूरे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं उस डायग्राम की ओर। आपको पता होगा आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी का मॉडर्न बांग्लादेश है, वहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज जो है वो उठ करके भारत की ओर आ गए थे और कैलकाटा रीजन के पास उन्होंने शेल्टर लिया था। सो दे टुक शेल्टर इन लार्ज एरियाज नियर कैलकाटा रीजन। और इसी टाइम बिटवीन 50s और 60s के बीच यहीं पे सीपीआई का उत्थान हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि अगर वो लोग रेफ्यूजीज़ को अगर हेल्प कर देते हैं, उनके फेवर में चले जाते हैं, तो आगे चल के भी उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा वेटेज होगा और फिर वो धीरे धीरे चाहेंगी कि वो सत्ता में आ सके वेस्ट बंगाल के अंदर। इसलिए सीपीआई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिमांड किया कि जो भी शरणार्थी आए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको वहाँ पे वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लैंड अलॉट कराए। मीनवाइल इधर जो रेफ्यूजीज थे वो कैलकाटा रीजन के अंदर एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई कर लिए थे। बट जब वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस लैंड को रिक्लेम करना चाहा विद द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। कांग्रेस गवर्नमेंट फेल टू वैकेट दोज प्लेसेस एंड रेफ्यूजीज कंटिन्यू टू स्प्रेड इन द कैलकाटा रीजन। एज रिजल्ट इसको देखते हुए वहाँ पे एक अलायंस बना पॉलिटिकल पार्टीज का, जो बाद में कहलाई लेफ्ट फ्रंट, जिसके अंदर सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, विप्लवी बंगला कांग्रेस जैसे अन्य पार्टियां शामिल थी। जो लेफ्ट फ्रंट बनी थी उसकी जो सबसे प्रमुख पार्टी थी वो थी सीपीआई। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर सत्ता से हटाना या फिर उनके अगेंस्ट अगर जाना है तो उनको इन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला क्या है, गिव लैंड्स टू रेफ्यूजीज टू सेटल इन कलकत्ता, और दूसरा है फूड सिक्योरिटी। और आपको याद होगा इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, ये हुआ था 1962 के अंदर। और इस वॉर में जो सीपीआई थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो सपोर्ट था वो चाइना की तरफ था। और इसी से आप सोच सकते हैं कि आप सीपीआई जो है ये चाइना को किस नज़रिए से देखती थी फॉर आइडियोलॉजिकल गाइडेंस। खैर, फूड सिक्योरिटी और लैंड्स के डिमांड के लिए सीपीआई ने वेस्ट बंगाल के अंदर एक मूवमेंट को स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारे जो रेफ्यूजीज जो भी रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल की ओर आए थे, वो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे। उन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदरिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट्स नियर द कैलकाटा रीजन। सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया ताकि एक प्रॉपर स्ट्राइक हो सके। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन लोगों तक ये रेफ्यूजीज ने अपनी बातें फैलाई और उन्होंने एक मास मूवमेंट यहाँ पर लेकर के आए फॉर द डिमांड ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड लैंड्स। और फिर से यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा, बट अगेन दे डिड ए ब्लंडर एंड यूज्ड पुलिस फोर्स टू टैकल देम। ड्यू टू दिस मेनी रेफ्यूजीज डाइड एंड सफर्ड इंजुरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस रवैये से उनके ही अंदर 1966 के अंदर स्प्लिट हुआ और बंगला कांग्रेस नाम की एक पार्टी निकल के आई, जो बाद में सत्ता में भी आई। और इसी 1967 ईयर में नक्सलवादी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। दिस वॉज ए पीजेंट मूवमेंट हु वर्कड ऑन टी प्लांटेशन एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स। दिस नक्सलवादी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, इन नक्सलबारी ब्लॉक इन सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। और इस मूवमेंट को फिर से सपोर्ट किया था बाई सीपीआई, लेड बाई सीपीआई लीडर्स चारू मजुमदार और कानू सन्याल। तो इसी के चलते 1968 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया वेस्ट बंगाल के अंदर बिकॉज ऑफ अपराइजिंग पीजेंट मूवमेंट इन नक्सलबाड़ी ब्लॉक इन सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो 1968 में क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया। बट अगेन इन 1971 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ गई। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि पहले सत्ता में कौन थी, बंगला कांग्रेस, लेकिन वहाँ पे उस गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो बाद में 1971 के अंदर फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पावर में आ गई वेस्ट बंगाल के अंदर। तो 1970s और 1980s के बीच में ये जो भी वायलेंट मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था, ये स्टेट का काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज कर दिया था, लीडिंग टू ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर से हो गया, और उसके बाद भी सोने पे सुहागा तो तब हो गया व्हेन मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज स्टार्टेड कमिंग टू वेस्ट बंगाल ड्यू टू बांग्लादेशन लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 causing significant strains on its infrastructure। तो यहीं पे जो वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स है दैट वेंट ए सिग्निफिकेंट चेंज जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट फ्रंट जीती और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1977 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हरा दिया। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कि 1977 टू 2010। तो ठीक है, अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि 1977 से ठीक है 2010 तक सीपीआई की सरकार रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन ये पावर में कैसे आई, देखिए 1975 में ये आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया था। बट ड्यू टू दिस नेशनल इमरजेंसी सीपीआई एंड जनता पार्टी यूनाइटेड टू बिकम यूनाइटेड फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनता पार्टी। तो सीपीआई और जनता पार्टी उन्होंने एक गठबंधन बना ली और जनता पार्टी के लीडरशिप में जब
इमरजेंसी जो वापस उठा, जब रिवोक हुआ, तो सीपीआई मेड अलायंस विद जनता पार्टी एंड कंटेस्टेड इलेक्शंस इन 1977 एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस एट द सेंटर। आपको पता होगा 1977 में किसकी सरकार बनी थी? तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी विद द अलायंस ऑफ सीपीआई। और इसी इमरजेंसी के दौरान ज्योति बसु जो है वो एक एमिनेंट फिगर के रूप में उभरे थे वेस्ट बंगाल के अंदर। और 1977 में ही वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के अंदर ज्योति बसु बिकेम सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और यहीं से जो लेफ्ट फ्रंट है, लेड बाय सीपीआईएम, गवर्नड वेस्ट बंगाल फॉर मोर देन 30 years. They made major changes in land reforms. They launched ऑपरेशन बरगा एंड दे कंडक्टेड इलेक्शन फॉर द पंचायती राज। ये सारे इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो सीपीआई मार्क्सिस्ट को सत्ता में बनाए रखा पिछले 34 साल तक। और उसके बाद उभर के आई ममता बनर्जी। आइए जानते वो कौन से कारण थे जो ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता में लेकर के आई और 2021 तक वो पावर में रही। और अभी भी 2021 के बाद उन्होंने 2021 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन को जीत लिया है और अगले 5 साल तक वो और राज करेंगी, दो वो नंदीग्राम सीट से हार गई हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीपीआई के रूल को देखा था जो 34 ईयर्स तक सीपीआई ने रूल किया था। अब हम लोग देखेंगे ममता बनर्जी को, हाउ डिड शी बिकेम पॉपुलर। एक्चुअली सी स्टार्टेड हर पॉलिटिकल करियर विथ कांग्रेस आई। क्या कांग्रेस आई मतलब यहाँ पे हो गया इंदिरा। ममता बनर्जी स्टार्टेड हर करियर वे बैक अर्ली इन 1970s एज ए पार्ट ऑफ वुमेन विंग्स ऑफ कांग्रेस, दैट इज इंदिरा गांधी कांग्रेस। क्योंकि बीच में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही दो स्प्लिट हो गया था, एक आईएनसी जिसके अंदर ओल्ड मेंबर्स थे और एक था आईएनसी रिक्विजिशन जिसको हम लोग इंदिरा गांधी पार्टी भी कहते हैं, न्यू कांग्रेस। तो ममता बनर्जी जो थी वो इंदिरा गांधी के पार्टी की तरफ थी और उन्होंने अटेंशन गेन करना तब स्टार्ट कर दिया जब व्हेन शी स्पोक अगेंस्ट जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1975 के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था और इसके अगेंस्ट में जनता पार्टी और सीपीआई सारे लोग अगेंस्ट खड़े हो गए थे, अगेंस्ट द रूल ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्पोज बाय इंदिरा गांधी। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी जो थी वो इंदिरा गांधी जो थी सी वॉज ए पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी कांग्रेस, सो सी नेचुरली हैड टू सपोर्ट इंदिरा गांधी। हेंस सी स्पोक अगेंस्ट जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी। लेकिन 1984 में 1984 में सी बिकेम एन एमपी डिफीटिंग सोमनाथ चटर्जी हु वाज ए कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन एंड सी रिमेन्ड एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1984 टू 1997 व्हेन देयर वाज अ डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ममता बनर्जी। मतलब कि ममता बनर्जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। तो बाद में ममता बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और उन्होंने खुद की पार्टी AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की एंड सी अल्टीमेटली बिकेम पॉपुलर ड्यू टू 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट। ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग वो 3 मेजर रीजंस को देखते हैं जो ममता बनर्जी को फाइनली बहुत पॉपुलर कर दिया और वो 2010 में सत्ता में आ गई वेस्ट बंगाल के अंदर। पहला रीजन ये था, इन 2005 सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल लेफ्ट गवर्नमेंट हेडेड बाय बुद्धदेव भट्टाचार्य। एट दैट टाइम द लेफ्ट गवर्नमेंट वाज एक्सटेंसिवली फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो वो उस टाइम जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉलो कर रही थी और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट कर रही थी। इंडोनेशियन कंपनीज को वो ह्यूज फार्मलैंड्स दे रही थी और इसके कारण वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनके वो फेवर में ममता बनर्जी आई और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। दूसरा था 2006 का सिंगूर प्रोटेस्ट। सिंगूर इज लोकेटेड इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। 2006 के अंदर आप लोगों को याद होगा टाटा नैनो और सिंगूर कंट्रोवर्सी के बारे में। लेफ्ट गवर्नमेंट वाज इन सपोर्ट ऑफ टाटा मोटर्स कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके, लेकिन ममता बनर्जी इसके खिलाफ थी। शी वाज अगेंस्ट द डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट टाटा मोटर्स हैड टू लीव वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल छोड़ने के बाद वहाँ पे गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने उसे इनवाइट किया और वहाँ पे वो अपने प्लांट लगा सके। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो विचारधारा है वो आपस में कभी कभार मिक्स कर जाती हैं ताकि वो मासेस को अपील कर सके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टीएमसी है, टीएमसी इज बिहेविंग लाइक कम्युनिस्ट। खैर थर्ड प्रोटेस्ट पे आते हैं। दिस वाज 2007 नंदीग्राम प्रोटेस्ट। नंदीग्राम प्रोटेस्ट क्या था? यहाँ पे फिर से सीपीआई की जो सरकार थी उसमें वो यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती थी। दे वांटेड टू सेट अप ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, so they needed farmlands. Government wanted to build a chemical hub over here, so local people of Nandigram protested. Also this region at that time were called the Maoist zone, who were later designated as terrorist organization in India. तो ये जो Maoist थे ये लोकल फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट करने लगे और ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए ममता बनर्जी इस रेस में कूद पड़ी और सी ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दैट इज CPI। अब जब 2008 का लोकल इलेक्शन हुआ नंदीग्राम के अंदर, नंदीग्राम voted against left government and all India Trinamool Congress get complete control over the नंदीग्राम टाउन। और यही देखते ही देखते 2011 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए और जो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे एंड लेफ्ट पार्टी लॉस्ट इट्स गवर्नमेंट आफ्टर 34 ईयर्स। और इसी को देखते देखते ममता बनर्जी और AITC ने सिंगूर और नंदीग्राम कंट्रोवर्सी को इशू बनाकर कैंपेन में लाया और कैंपेन में साथ ही में एक स्लोगन दिया, माँ माटी और मानुष। एंड विद दिस
Trinamool Congress came into power and ruled for 10 years, that is from 2011 to 2021। और अभी भी 2021 के बाद अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, यहाँ पे फिर से टीएमसी ने जो है ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीत ली है और फिर से अगले 5 साल तक ये राज करेंगी। लेकिन दो ममता बनर्जी जो है ये नंदीग्राम सीट से लड़ रही थी, यहाँ से वो हार गई है, बट शी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अगेन बिकम द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑल इन ऑल आप ये देखोगे, सिंस 1947 वेस्ट बंगाल हैज़ बीन ए ग्राउंड ऑफ सोशलिज्म 1947 टू 1977, देन 34 years ऑफ कम्युनिज्म लेड बाय सीपीआई गवर्नमेंट, और इसके बाद 2010-2011 से लेकर के 2021 तक ए मिक्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म लेड बाय ममता बनर्जी ऑफ तृणमूल कांग्रेस। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स फ्रॉम 1947 टिल डेट। होप आपको एक डिटेल आइडिया मिला होगा वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के अंदर। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी इश्यूज़ है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और स्टेट के अंदर या फिर कोई और टॉपिक के अंदर एजुकेशनल वीडियो बनाऊं, प्लीज़ डू लेट मी नो। So please hit the like button if you like the video really. So do like, share, subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.